कहानी शुरू होती है एक शापित लड़की से जिसका नाम होता है शियोरी, जो कि एक हाफ प्रिंसेस होती है एंड उसे उसके पैदा होने से पहले ही कर्स दे दिया गया था। वो डार्क फॉरेस्ट में रहा करती थी, जहाँ उसका एक कन्फाइंड एरिया मतलब कि एक फिक्स्ड एरिया था, जहाँ उसकी एक झोपड़ी हुआ करती थी जिसे कि तंत्र मंत्र करके चारों तरफ से टैलिस्मान से सील किया गया था। उसके फादर ने उसे बताया था कि जब तक वो इस कन्फाइंड एरिया के अंदर है वह सेफ है, लेकिन इसके बाहर निकलते ही उस पर लगा हुआ कर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस एक्चुअली हमारी ये कहानी यहाँ शुरू नहीं होती है, बल्कि यह कहानी शुरू होती है 17 साल पहले। बट बिफोर एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। तो चलिए जानते हैं कि 17 साल पहले क्या हुआ था। तो अब हमारी मुलाकात होती है क्वीन शिम से, जो कि फ़िलहाल रॉयल डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रही होती है क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। क्वीन शिम की सासू माँ होती है इस एम्पायर की ग्रैंड क्वीन। यहाँ पर इन्हीं का दबदबा होता है। यहाँ का जो किंग होता है वो भी इनके पपेट की तरह ही ग्रैंड क्वीन के अंडर में काम किया करता था। वैसे किंग बुरा तो नहीं था, बट उसके पास कोई पावर्स नहीं थे, मतलब कि वो यूजलेस था। ग्रैंड क्वीन आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान चल रही होती है क्योंकि किंग की शादी को हो गए थे 4 साल, बट अभी तक भी उसने इस एम्पायर को कोई उत्तराधिकारी नहीं दिया था। इसलिए वो पर्सनली किंग और क्वीन के प्राइवेट मूवमेंट्स को अरेंज करवाने के लिए ऑर्डर्स दे रही होती है और सारी चीज़ों पर नज़र रख रही होती है। किंग वाज लाइक, आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर तो भाई ग्रैंड क्वीन को आ जाता है खतरनाक वाला गुस्सा। यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ग्रैंड क्वीन को पावर में रहना पसंद है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके खिलाफ जाए। जब सारे इलाज और पूजा पाठ के बाद भी क्वीन शिम को कोई बच्चा नहीं होता है तो ग्रैंड क्वीन काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इस एम्पायर के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था। इसलिए वो एक विच को समन करती हैं। इस विच का नाम होता है होंगजू। एक्चुअली ये जो लेडी होती है वो ब्लैक मैजिक वगैरह किया करती थी एंड डार्कनेस की पूजा करती थी। ग्रैंड क्वीन के कमांड पे होंगजू क्वीन शिम का खतरनाक तरीके से चेकअप करती है और उन्हें पता चलता है कि क्वीन शिम तो एक्चुअली इनफर्टाइल है। इतने सालों से ग्रैंड क्वीन फालतू ही उनसे आस लगाए बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी होंगजू उन्हें हौसला देती है कि उसके ब्लैक मैजिक के हेल्प से क्वीन शिम को प्रेग्नेंट किया जा सकता है। ग्रैंड क्वीन तो भाई अपने उत्तराधिकारी के मोह में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो बिना सोचे समझे होंगजू को ब्लैक मैजिक करने की परमिशन दे देती है। किंगडम में एक और रॉयल तांत्रिक हुआ करता था। ये तांत्रिक नहीं था बल्कि एक प्रीस्ट था, जो कि डार्कनेस की नहीं बल्कि भगवानों की पूजा किया करता था और सेफ मैजिक किया करता था। इसका नाम होता है हैंसियोक। वो नहीं चाहता था कि होंगजू किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक यूज़ करे, इसलिए वह ग्रैंड क्वीन से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि होंगजू को समय रहते रोक दिया जाए, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी बर्बादी होगी। बट ग्रैंड क्वीन तो अपने उत्तराधिकारी की मोह माया में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। आगे हमारी मुलाकात होती है रेन से। ये इस किंगडम की एक सर्वेंट होती है, बट इसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं। एक रात उसे अपने सपनों के जरिए पता चलता है कि किंग बीमार होने वाला है। यहाँ तक उसे ये भी पता होता है कि किंग को कौन सी बीमारी होगी, और एक्चुअल में जब किंग बीमार होता है तब रॉयल डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आता है, तब ये उनकी हेल्प करती है और इस तरह से वह किंगडम में फेमस हो जाती है। और होंगजू को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो पर्सनली उससे मिलने जाती है और पहली ही मुलाकात में उसे समझ आ जाता है कि इनके पास कुछ गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं। होंगजू को तो एक ऐसे ही लेडी की तलाश थी जो कि उसके ब्लैक मैजिक में यूज़ हो सके। सबसे पहले वो जाकर क्वीन शिम से मिलती है और उन्हें अपने सारे प्लान के बारे में बताकर उन्हें कन्विंस करती है कि अगर बच्चा चाहिए तो मैं जो बोलूँ वो करना पड़ेगा। और अब तो क्वीन शिम भी औलाद के लिए इस तरीके से डेस्परेट थी कि वो बिना फल की चिंता किए तुरंत ही उसकी बात को मान लेती है। क्वीन शिम होंगजू के प्लान के अकॉर्डिंग ही एक्ट करती है और लियन को किडनैप करवा लेती है। वह से कहती है कि तुम्हें एक नाइट किंग के साथ स्पेंड करना होगा, बट लियन वाज लाइक ये पॉसिबल नहीं है, मैं इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। क्वीन शिम उसे थप्पड़ मार के कहती है कि अगर मेरा कहना मानोगी तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी माँ और भाई का ख्याल रखूंगी, वरना उनके साथ मैं क्या करूंगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे तुम समझदार हो। लियन एक्चुअली अपने फैमिली की खातिर एक नाइट किंग के साथ स्पेंड कर लेती है और आगे वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है, बट लियन को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती है कि वह प्रेग्नेंट है।
एक रात को ऐसा होता है कि होंगजू अपने ब्लैक मैजिक के सेटअप कर रही होती है और उसी टाइम पे हैंसियोक उसके आगे आ जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ तक कि 5 साल पहले भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसमें ब्लैक मैजिक की मदद से किंग को मारा गया था। इसीलिए हैंसियोक नहीं चाह रहा था कि इस बार भी ऐसा कुछ हो। एक्चुअली वो किंगडम के प्रति लॉयल था, मतलब कि जान जाए पर किंगडम पर आँच ना आए। वो पूरी तैयारी के साथ आया होता है, वो होंगजू का सारा काम रोकने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एंट्री लेती है ग्रैंड क्वीन, जो कि आके सब कुछ बर्बाद कर देती है और हैंसियोक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवा लेती है। होंगजू अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है और एक डेविल ब्लैक स्मोक को क्रिएट करती है। हैंसियोक के 3-4 फॉलोअर्स बाहर मौजूद होते हैं और उनके हाथों में मिरर्स भी होते हैं और उन लोगों ने सक्सेसफुली इस ब्लैक स्मोक को पकड़ लिया होता है। बट होंगजू के जो लेडी गूंस होते हैं उन्हें मार पीट के घायल कर देते हैं और उनके मिरर्स को भी तोड़ देते हैं। ब्लैक स्मोक की मदद से जो बच्चा होता है उनकी बॉडी से निकलकर क्वीन सिम की बॉडी में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान दोनों की बॉडी हवा में झूल रही होती है। मस्त भूतिया सीन होता है, लेकिन इनको समझ आ जाता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, होंगजू अपने लेडी गूंस के साथ उसे घेर लेती है और पता नहीं होंगजू को क्या सोचता है, वो लियन की फैमिली को मार देती है। यह देखने के बाद तो लियन के अंदर की झांसी की रानी जाग जाती है और फिर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या ही बोले। लियन अपने सुपर पावर्स की हेल्प से होंगजू के सारे लेडी गूंस को निपटा देती है और वो होंगजू का भी गला पकड़ लेती है। लियन उसे कर्ज देती है कि एक दिन तुम्हारा यह ब्लैक मैजिक ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। देखा जाए तो लियन के सुपर पावर्स इतने तगड़े होते हैं कि वह होंगजू को वही निपटा सकती थी, बट पीछे से क्वीन शिम आकर उसे तलवार मार देती है। एक्चुअली ने क्वीन शिम पर भरोसा किया था क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो ज़िंदगी भर उसकी फैमिली का ख्याल रखेंगी, बट हुआ कुछ इसका उल्टा ही था। क्वीन शिम को भी अपनी करनी पर पछतावा था, उनके चेहरे पर गिल्ट साफ देखा जा सकता था, बट पुत्र मोह ने उनसे ये सब करवा दिया था। लियन बस मरने ही वाली थी तो जाते जाते वह क्वीन शिम को एक कर्ज देती है और वो कहती है कि मुबारक हो क्वीन शिम, आपको ट्विंस होंगे, लेकिन दोनों की 17 साल होते ही मौत हो जाएगी। अगर वो किसी तरह गलती से जिंदा बच भी गए तो उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी होगी। वो जिन्हें प्यार करेंगे उनकी भी मौत हो जाएगी और जो उन्हें प्यार करेंगे उनकी भी मौत हो जाएगी। तो एक्चुअली ये था वो कर्ज। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। मैंने जैसे बताया था वैसे ही क्वीन शिम को ट्विन बेबीज़ होते हैं, जिसमें से एक होती है बेबी गर्ल और दूसरा बेबी बॉय, और दोनों ही बेबीज़ कर्स्ड होते हैं। होंगजू की शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ग्रैंड क्वीन से कहती है कि कर्ज को किसी एक बच्चे में डाल के बच्चे के साथ साथ कर्ज को भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उस कर्स चाइल्ड को वो नहीं मार सकती थी क्योंकि उसके लिए उस कर्स चाइल्ड को प्योर फायर में जलाकर मारना होगा। यानी कि कोई प्रिस्ट ही ये काम कर सकता था, मतलब कि पवित्र अग्नि में जलाकर मारना है ना। तो होंगजू तो एक विच है, तो पवित्र अग्नि कैसे बना सकती थी। तो अभी उनकी नॉलेज में हैंसियोक ही एक ऐसा प्रिस्ट था जो कि ये काम कर सकता था, बट ग्रैंड क्वीन ने तो उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवाया था। इसलिए ग्रैंड क्वीन होंगजू से कहती है कि वो सब तो ठीक है, बट हैंसियोक ऐसा करेगा क्यों। होंगजू कहती है कि वो जितना हैंसियोक को जानती है, हैंसियोक एक देशभक्त इंसान है, वो देश की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रिंस को कर्ज फ्री करा के उसकी जान बचाना एक देश हित का काम है, इसलिए वो ज़रूर करेगा। फिर क्या होना था, हैंसियोक को दोबारा से समन किया जाता है। उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो वो सारा कर्ज प्रिंसेस में डाल के उसे मार दे, या फिर दोनों बच्चे 17 साल के होने के बाद अपने आप मर जाए। अब चूँकि हैंसियोक किंगडम के प्रति लॉयल होता है, इसलिए वो पहला रास्ता चूज़ करता है एंड प्रिंसेस को प्योर फायर में जलाकर मार देता है। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और 17 साल बीत जाते हैं। एनीवे फाइनली हमारी इस कहानी में एंट्री होती है कहानी के मेन लीड की, जो कि नोबल फैमिली का बास्टर्ड चाइल्ड होता है, यानी कि एक नाजायज़ औलाद होता है जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसे ही एक इंसिडेंट के दौरान वो जा पहुंचता है ब्लैक फॉरेस्ट में, जहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, और उसने लोगों से कहानियाँ भी सुन रखी थी कि इस डार्क फॉरेस्ट में एक खूबसूरत भूतनी रहती है। इसलिए उसे लगता है कि ये लड़की भी एक
भूतनी है जो उसे सेड्यूस करके खा जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लड़की कोई और नहीं होती है बल्कि वही कर्स्ड प्रिंसेस होती है। अब ये कर्स्ड प्रिंसेस जिंदा कैसे बच गई और यहाँ कर क्या रही है और कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें।